मैं प्रदीप कुमार पब्लिक इंटर कॉलेज काट से आज हम कक्षा 6 के विषय विज्ञान में जो टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान, आज इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि दैनिक जीवन में किस प्रकार से हम विज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि विज्ञान क्या है फिर। तो क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि पहले हम ये तो जाने कि विज्ञान क्या है इसके अंदर। चलो विज्ञान की बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का तो संधि छेद करने से ये हो जाता है V प्लस ज्ञान। या V का मतलब होता है विशिष्ट यानी कि विशेष, और ज्ञान किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। तो किसी भी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। यानी कि अगर हमने कोई चीज दी है, विज्ञान हमेशा ये कहता है कि कभी भी किसी की कही हुई बात पर विश्वास मत करो, पहले उस चीज को देखो और देखने के बाद अगर उसके अंदर सत्यता है, यानी कि विज्ञान का मकसद क्या होता है? सत्यता की खोज करना, यानी कि यह जानना कि उसमें कितनी सत्यता है। तो उसको जानने के लिए हम क्या काम करते हैं वाला, जिस विषय का प्रयोग करते हैं क्या है? विज्ञान। यानी कि V प्लस ज्ञान। V का मतलब क्या हो गया? विशिष्ट, और ज्ञान का मतलब हो गया किसी उसके बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना। यानी किसी भी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना क्या होता है? विज्ञान। और यही उसका मकसद होता है, कि उसका उद्देश्य है। अब जान लेते हैं वाला कि है क्या वाला इसके अंदर विज्ञान। तो हम विज्ञान को इस प्रकार से कर सकते हैं वाला कि प्रयोगात्मक प्रेक्षणों पर आधारित, यानी कि जो प्रयोग होते हैं प्रयोगात्मक प्रेक्षणों पर आधारित जो विशेष ज्ञान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। यानी किस पर आधारित होता है वाला? प्रयोगात्मक प्रेक्षणों पर आधारित होता है। अब इस परिभाषा को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम वैज्ञानिक चरण होते हैं कुछ, उन वैज्ञानिक चरणों का वर्णन करेंगे जिससे हमारी परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। और जब हम विज्ञान के बारे में जान लेंगे तब हम जानेंगे कि दैनिक जीवन में इसका क्या यूज होता है, यानी कि दैनिक जीवन में विज्ञान कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है। चलो यहाँ पर जान लेते हैं वैज्ञानिक चरण की हम बात करें तो कोई भी सिद्धांत बनाने के लिए, किसी भी नई खोज के लिए या इसके ज्ञान के लिए 5 चरणों की हमें आवश्यकता होती है। चलो उन 5 चरणों को हम धीरे धीरे अपनी आम भाषा से जोड़ते हुए चलेंगे। जैसे मान लो कोई भी चीज नहीं होती है तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आती है? किसी भी चीज के लिए समस्या आती है। मान लो यहाँ पर हमें गर्मी लग रही हो, तो गर्मी लगना क्या हो गया? एक समस्या हो गई। तो ठीक सी बात है वाला कि जब सबसे पहले हमारे सामने कोई भी चीज आती है वो आती है समस्या के रूप में। तो मान लिया हमारे यहाँ पर क्या हो गया? समस्या उत्पन्न हो गई हमें। तो हमारा जो पहला चरण होता है वो होता है समस्या। अब केवल समस्या से तो समाधान नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता समाधान? क्योंकि समस्या अगर हम ये कहेंगे समस्या है तो समस्या से तो कभी किसी चीज का कोई समाधान नहीं होता। व्यक्ति के सामने जब समस्या आती है तो समस्या का समाधान ढूंढता है फिर। तो अब मान लिया हमें गर्मी लग रही थी, तो गर्मी तो हमारे सामने समस्या हो गई। अब क्या हुआ है वाला कि उस गर्मी से बचने के लिए जो कार्य अब हम करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि शुरुआत में हम कुछ भी कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सोचेंगे उसके बारे में कि ऐसा क्या करें कि गर्मी की समस्या को दूर किया जा सके। या अगर मान लिया हम कोई नई चीज बना रहे होते, कोई भी चीज होने वाली, तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार में बन जाएगी, तो ये तो संभव नहीं है। उसके लिए क्या काम करते हैं वाला? सबसे पहले हमारे सामने क्या आई? समस्या, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम। अब उस समस्या का समाधान करने के लिए हम कुछ सोचेंगे अब कि उसका कैसा समाधान निकाला जाए। तो विज्ञान की भाषा में वही कहलाता है परिकल्पना। जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोथेसिस। अब सबसे पहले हमारे सामने क्या है? समस्या। समस्या के बाद क्या है? परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब क्या था कि अब हम उसके बारे में सोचेंगे कि ऐसा क्या करें जिससे हमारी समस्या का समाधान हो जाए। तो यही बात वैज्ञानिक के लिए भी लागू होती है। जब वो किसी नई चीज का आविष्कार कर रहा होता है तो आविष्कार करने के लिए सबसे पहले क्या होता है? उसके सामने समस्या आती है। समस्या का समाधान ढूंढने के लिए
वो उसकी परिकल्पना करता है कि अब उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो बच्चों हम समस्या प्रकार से जानते हैं कि समस्या से और सोचने से तो कुछ होगा नहीं जब तक कि हम कुछ करें नहीं। तो इसी आधार पर हम करेंगे कि हमने पहले समस्या के बारे में हमने अलग अलग तरीके से सोचा। जैसे मान लिया हमको गर्मी लग रही थी तो गर्मी के बारे में हमने वो हमारी समस्या हो गई, उसके लिए हमने क्या काम करा, उसकी समस्या के समाधान के लिए हमने सोचा। तो हमने सोचा कि यार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए वाला, कोई चीज मिल जाए जिससे कुछ हवा करके देख ले, या कोई जैसे मान लिया किसी चीज का कोई गत्ता हो, कोई और नई चीज मिल जाए हमें जिससे कि हम उसको अलग अलग करके देख सकें वाला। तो हमने क्या करा, सोचा। तो सोचना तो परिकल्पना कराया, यानी कि हाइपोथेसिस कहलाया। अब हम जब तक कोई प्रयोग नहीं करेंगे तब तक तो कोई समस्या का समाधान होगा नहीं। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं विज्ञान की भाषा में तीसरा जो चरण आता है वो आता है प्रायोगिकरण, जिसको बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि तीसरे चरण में हम क्या करेंगे, यहां पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब प्रयोग करते समय क्या करेंगे, अलग अलग चीजों का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर अपनी आम भाषा में एक बात दी वाली कि हमें गर्मी लग रही थी, वो हमारी समस्या थी। अब उसके समाधान के लिए हमने क्या किया कि कई चीजों के बारे में सोचा। तो सोचने पर हमें क्या मिला है वाला कि भाई एक काम कर लेते हैं, एक छोटा सा कोई वैसा पंखा टाइप ले लेते हैं या कोई गत्ता ले लेते हैं। अलग अलग तरीके से हमने क्या काम करा, हो सकता है सबसे पहले हम कोई जब शुरुआत में पंखे वगैरह ये चीजें नहीं थी वाली, तो हो सकता है शुरुआत में व्यक्तियों ने हाथ से हिला करके देखा हो, पत्ते का प्रयोग करा हो, या कोई जैसे कोई छोटी मोटी चीज ऐसी मिल गई हो वाली जिसका प्रयोग करा हो। इसके बाद किसी बड़े पत्ते का प्रयोग करा हो, या मतलब किसी गत्ते का कोई गत्ता मिल गया हो, कोई कपड़ा लिया हो, उसको तेज से हिलाया हो। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है वाली जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। अब क्या होगा ये वाला कि हमने समस्या आई, उसकी कल्पना की, और कल्पना करने के बाद इसमें क्या काम किया, प्रयोगीकरण किया। यानी कि हमने प्रयोग करके यहाँ पर अब देखा। अब ये तो जरूरी नहीं है यहाँ पर कि मान लिया हमने पत्ता ले लिया, उससे कर लिया तो वो सफल हो गया कि हाँ भाई हमारी समस्या का समाधान हो गया। तो हो सकता है उसका कोई समाधान ना निकला हो। हमने क्या काम करा, उसके बाद कोई गत्ता लिया, गत्ता लेने के बाद हवा करके देखी हो तो उसका कोई समाधान निकला हो, यार ये तो इससे ज्यादा बेहतर है। अगर हम आधुनिक युग से भी इसको जोड़ते ले जाएं तो हम पाएंगे कि पहले हम क्या काम करते थे, हाथ वाला पंखे का प्रयोग ज्यादा करते थे, आज भी करते हैं वैसे। तो उसका प्रयोग किया करते थे, उसके स्थान पर क्या हो गया, कुछ वैसे छोटे पंखे आने लगे, पंखे से हमने हवा करके देखी। उसके बाद धीरे धीरे जो है बड़े कूलर आने लगे, उसके बाद एसी आ गया। तो अब हमें ये तय करना है वाला कि इतने सारे जो हमने प्रयोग किए, इन प्रयोगों का निष्कर्ष क्या निकला। यानी कि हम ये मान के चलने वाला कि अलग अलग प्रयोगों के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं। क्या जब हम पत्ते से हवा कर रहे थे तब हमें क्या फायदा हुआ था, क्या नुकसान हुआ, जब हमने किसी और बड़ी चीज से हवा की तो क्या फायदा हुआ, टेबल फैन से क्या फायदा हुआ ये वाला, कूलर लगा करके देखा तो क्या फायदा हुआ, एसी था ये वाला तो क्या लाभ हुआ। तो इस तरीके से जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं, अलग अलग आंकड़े इकट्ठे करते हैं, तो इस प्रकार से जो आंकड़ों को इकट्ठा करना होता है वो कहलाता है हमारा चौथा चरण आता है विज्ञान की भाषा में प्रेक्षण, यानी कि ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेक्षण, जिसको हमने क्या कहा, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के दौरान यानी प्रेक्षण के दौरान क्या होता है, अलग अलग आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। माने हमने किसी चीज पर कोई प्रयोग किया, तो प्रयोग करने के बाद क्या होगा, वहां पर अलग अलग परीक्षण किए जाते हैं कि अलग अलग प्रयोग करने से क्या फायदा मिला। जैसा उदाहरण के तौर पर समझ लें कि व्यक्ति चांद पर जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं, चांद पर जाना है तो हमारी समस्या है। अगर हम इसका एक उदाहरण और ले लेने वाला कि चांद पर जाना है, वो हमारी समस्या हो गई। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हम चांद पर जा रहे हैं तो चांद पर जाने के बाद समस्या तो हो गई वाली कि अब पहले सोचेंगे तभी तो कुछ होगा। तो हमने क्या काम किया, उसके बारे में सोचा कि यार कैसे कैसे वहां पर जाया जा सकता है। चांद तो काफी दूरी पर है, वहां पर किस साधन से जाएंगे, हम कैसे पहुंचेंगे, क्या हो सकता है वाला, क्या क्या चीजें लेकर जानी चाहिए हमें वहां पर। तो वो हमारा क्या था, परिकल्पना थी। अब परिकल्पना का मतलब ये तो है नहीं कि खाली हम बैठकर सोचते रहे, खाली उसके लिए कुछ ना करें, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करा हमने, प्रयोगीकरण करा। यानी कि अब हमने नए नए प्रयोग करने शुरू कर दिए। हमने जो है चांद तक पहुंचने के लिए क्या काम किया वहां पर कि वहां पर अलग अलग कंडीशंस तैयार की कि वहां पर निर्वात होता है, तो निर्वात में कैसे रहा जा सकता है, दूरी इतनी अधिक है तो दूरी को तय करने के लिए हमें किस किस उपकरणों की आवश्यकता वहां पर पड़ेगी।
उसके साथ साथ वहाँ की कंडीशंस कैसी है, वहाँ की जमीन कैसी है, क्या वहाँ पर किसी प्रकार का कोई रेडिएशन है, वहाँ पर हवा है या नहीं है, या वहाँ पर पानी है या नहीं है, उस कंडीशन में हम कैसे रहेंगे ये वाला। तो उसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के प्रयोग करते हैं, यानी कि अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके के प्रयोग वहाँ पर हम करते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, प्रयोगीकरण। अब मान लीजिए हमें चांद पर जाना था, तो चांद जाने का मतलब ये तो है नहीं कि डायरेक्टली हमने एक ही बार प्रयोग किया और सफल हो गए। उसके लिए क्या होता है, हम सैकड़ों हजारों बार प्रयोग करते हैं, और हर एक के बाद, हर प्रयोग करने के बाद क्या करते हैं, उसका आंकड़ा इकट्ठा करते हैं कि भाई इसका प्रयोग हमने किया, प्रयोग करने के बाद जो है हमें इतना लाभ मिला, और इतना लाभ, इससे ये फायदा मिला, इस वाले आंकड़े से ये फायदा मिला। फिर हम सारे आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। अब इकट्ठा करने के बाद क्या करते हैं, सब आंकड़ों को एक साथ लगाते हैं और ये देखते हैं कि इसमें से सबसे बेहतर आंकड़ा कौन सा रहा, यानी कि किस चीज से हमें ज्यादा फायदा हुआ। तो उसको हम किस में मान लेते हैं, इसको 5वां चरण आपका आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब रिजल्ट क्या है। अब हम इसका एक और उदाहरण लेकर देखते हैं। मान लीजिए आपकी एक पढ़ाई वाली समस्या हो, जैसे मान लिया आप अच्छे प्रकार से नहीं पढ़ पा रहे हैं वाला, तो सबसे पहले क्या होगा, वो समस्या आ गई, तो उसके लिए हम क्या बेहतर करते हैं वाला, उसके लिए सोचते हैं कि भाई हम किस प्रकार से अध्ययन करें कि हमारी जो पढ़ाई है वो बेहतर हो जाए। अब केवल सोचने से तो पढ़ाई बेहतर नहीं होगी, उसके लिए हम क्या काम करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके के प्रयोग करने पड़ेंगे, हमें पुस्तकें भी लेनी पड़ सकती हैं। अब ये आंकड़ा हमें देना है वाला, यानी कि हमें बताना निष्कर्ष वाला कि उसमें क्या हो सकता है। तो हमने क्या काम करा, अलग अलग कल्पना की कि यार चलो वहां से देख लेंगे, कुछ किताबें ले लेंगे, किसी की कॉपी ले लेंगे और क्लास में जाएंगे, वहां पर पढ़ेंगे, चीजों को अच्छे प्रकार से अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा जो है वो परिकल्पना होती है, लेकिन सिर्फ कल्पना से काम नहीं चल सकता जब तक क्या हम उसे अपने जीवन में ना उतारें। तो हम प्रयोगीकरण करेंगे, हम पुस्तक भी लाएंगे, उसको पढ़ करके देखेंगे, हो सकता है एक बार में समस्या हो, उसको फिर दोबारा से देखेंगे, माना कहीं पर कोई प्रश्न में समस्या आ रही है तो उसको दूर करने के लिए हम अलग अलग तरीके की चीजें सोचेंगे। तो उससे क्या होगा, वो कहलाएगा यहाँ पर प्रेक्षण, यानी कि हमने नए नए प्रेक्षण किए, मतलब अलग अलग जो हमने प्रयोग किए थे उससे हमें क्या क्या आंकड़े प्राप्त हुए। निष्कर्ष में हम उस चीज को देते हैं जो हमें सबसे ज्यादा बेहतर लगता है। तो यहाँ पर क्या निकल कर क्या आएगा, निष्कर्ष। तो अब जो विज्ञान होता है, यानी कि जो वैज्ञानिक होते हैं, तो हम यहाँ पर देख ही नहीं पाएगा कि विज्ञान क्या होता है, प्रयोगात्मक प्रेक्षणों पर आधारित जो निष्कर्ष होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, यहाँ पर विज्ञान कहलाता है। और मैंने बताया भी अभी कि विज्ञान क्या होता है, किसी भी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना, जो इसका उद्देश्य होता है, यानी किसी भी वस्तु के बारे में एक विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो जब कोई भी वैज्ञानिक किसी भी आविष्कार को कर रहा होता है, तो आविष्कार को करने के लिए वो हमेशा इन 5 चरणों से गुजरता है। अगर वो चरण सही पाए जाते हैं, यानी इसका निष्कर्ष सही निकलता है, तो वो चीज प्रयोग में रहती है, और उसका निष्कर्ष अगर मान लिया लास्ट में निष्कर्ष आया और वो असफल रहता है, तो ये फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। यानी कि जब भी कोई वैज्ञानिक किसी नियम को बनाता है, किसी सिद्धांत को बनाता है, या कभी भी कोई नया आविष्कार करता है, तो हमेशा क्या होता है वाला, पहले उसका क्या करेंगे, सबसे पहले उसके सामने क्या आएगी, समस्या, फिर समस्या के समाधान के लिए जो भी कुछ सोचेगा वो कहलाएगी परिकल्पना, यानी सबसे पहले थी प्रॉब्लम, उसके बाद आई हाइपोथेसिस, इसके बाद जब परिकल्पना कर लेगा तो फिर क्या करेगा, वो प्रयोगीकरण करेगा, यानी कि प्रयोग करेगा नए नए, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंटेशन, यानी प्रयोगीकरण। उसके बाद प्रयोग करने पर जो अलग अलग आंकड़े प्राप्त होते हैं वो कहलाता है प्रेक्षण, यानी ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन के बाद लास्ट में उन आंकड़ों से एक महत्वपूर्ण आंकड़े को उठाया जाता है, तब उसको कहलाता है निष्कर्ष, यानी कि रिजल्ट आता है वाला। अगर वो चीजें सही पाई जाती है, यानी इसका कोई विरोध नहीं होता है, तब उसको सिद्धांत के नियम माना जाता है, यानी कि वो आविष्कार कंप्लीट माना जाता है। अगर वो असफल रहता है तो फिर दोबारा से वहीं पर समस्या आ जाती है। जैसे इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं वाले, जैसे मान लिया अब ये कहें कि भाई जो इलेक्ट्रिक बल्ब था या ग्रामोफोन था, उसका आविष्कार किसने किया था, एडिसन ने किया। तो ऐसा तो है नहीं कि बल्ब उनने बनाया और पहली बार में बल्ब बन गया। तो अब हम उस वाली समस्या को जोड़ते हैं, यानी हमारे अध्याय से जुड़ी हुई चीज है ये कि भाई मान लिया बल्ब बनाने की कल्पना की। हम सब जानते वाले कि प्रारंभ में क्या था कि जो मिट्टी का तेल होता है
इससे बने हुए जो चिराग होते थे या डिबिया वगैरह होती थी उनका प्रयोग किया जाता था। तो अब ये क्या था कि ये एक समस्या थी कि किस प्रकार से मान लिया दिन के समय तो उजाला हो रहा है लेकिन रात के समय तो रात ही रात है चारों तरफ, तो उसका कैसे समाधान इसका निकाला जाए। तो इसी में एक वैज्ञानिक था थॉमस एल्वा एडिसन, तो उसने सबसे पहले क्या सोचा कि अरे बल्ब बनाया जाए, यानी वहां पर बल्ब बनाने के बारे में उसने सोचा। उसने ये वादा भी किया कि भाई मैं 2 वर्षों में बल्ब जो है बिजली का वो तैयार कर दूंगा। तो उस समय क्या था, बिजली की एक समस्या थी, यानी कि रोशनी की एक समस्या थी। तो उस समस्या के लिए उसने क्या काम करा, ऐसा तो है नहीं वाला कि बल्ब पहली बार में बन गया, तो उसको बल्ब बनाने के लिए 2 वर्ष लगे थे और लगभग 1200 प्रयोग किए थे। 1200 प्रयोग करने के बाद वो सफल हुआ था बल्ब बनाने में। हालांकि इसमें मैं बता दूं, जब वो बल्ब बनाया गया था तो जो करंट उसने यूज किया था, यानी कि जो धारा उसने यूज की थी वाली, वो दिश धारा थी, यानी कि डायरेक्ट करंट का प्रयोग किया था वाला। बाद में जो है निकोला टेस्ला ने जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसको दिया था। तो अब यहाँ पर ये बात थी कि उसने बल्ब बनाते समय बल्ब के बनाने के लिए पहले समस्या आई, समस्या के बाद उसने क्या काम किया, उसकी परिकल्पना की, यानी उसके बारे में सोचा। सोचने के बाद प्रयोग किए, जैसे मैंने बताया 2 वर्षों तक लगभग 1200 प्रयोग किए। तो इसका मतलब क्या था कि वो लगातार प्रयोग करता रहा और प्रयोग करने के बाद क्या आया, परीक्षण, यानी कि अलग अलग आंकड़े लिए और उन 1200 प्रयोग करने के बाद जो अलग अलग 1200 आंकड़े आए उसमें से जो सबसे बेस्ट पाया गया वाला उसका निष्कर्ष निकला और निष्कर्ष के रूप में क्या आया, बिजली का बल्ब बन करके आ गया। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाते हैं, ये 5 वैज्ञानिक चरण कहलाते हैं, जिन चरणों से होकर ही कोई भी वैज्ञानिक सफल होता है। यानी कि कोई भी नया सिद्धांत बने, किसी प्रकार का कोई नया आविष्कार हो, तो जो भी चीज होगी वो किस पर आएगी, इन 5 चरणों से होकर गुजरेगी। तो 5 चरण एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमारा है समस्या, जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम। उसके बाद आता है आपका परिकल्पना, और परिकल्पना को क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। उसके बाद आता है प्रयोगीकरण यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन। चौथा होता है परीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, और 5वां होता है इसके अंदर निष्कर्ष यानी कि रिजल्ट। मैं इसमें यह भी बताता हूं किस चरण में क्या होता है। किसी भी नए आविष्कार के लिए, कोई भी नई चीज बनाने के लिए सबसे पहले समस्या आती है। उस समस्या के समाधान के लिए हम सोचते हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ, तो वो परिकल्पना कहलाती है। उसके बाद आता है आपका प्रयोगीकरण, यानी कि हम जो अलग अलग प्रयोग करेंगे उसके बारे में नई नई चीजों का यूज करके देखेंगे, तो वो प्रयोगीकरण कहलाता है। उसके बाद प्रयोग, अलग अलग जो प्रयोग किए उनसे जो आंकड़े इकट्ठा हुए वो हमारा परीक्षण कहलाता है। और परीक्षण के बाद सबसे लास्ट में क्या जाता है, निष्कर्ष आ जाता है। अब अगर ये वाला निष्कर्ष सही पाया जाता है, अब एक बात का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखेंगे बच्चों, कि जरूरी नहीं है कि जो निष्कर्ष हमने निकाला है उसको और भी मान लें। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कोई चीज कहीं से आती है, यानी कि हमारे पास तक आती है, वो इन 5 चरणों से होकर गुजर करके नहीं बन करके आती है। अब अगर उसका कोई दूसरा विरोध कर देता है, ऐसा ही नहीं है कि हमने सिर्फ बना दिया और सब मान लेंगे। भाई किसी भी चीज के लिए आवश्यक थोड़ी है कि अगर एक चीज का आविष्कार हमने किया या मान लिया मैंने किया तो जरूरी थोड़ी का दूसरा मानेगा। हमें उसे ये साबित करके भी दिखाना पड़ेगा कि भाई हमने जो प्रयोग किया है, जो चीज निकाली है, वो हमारी बिल्कुल सही है। अगर वो मान लिया हमने कोई निष्कर्ष निकाल लिया, निष्कर्ष निकालने के बाद क्या होगा, वो अन्य वैज्ञानिकों पर जाएगा। अगर वो वैज्ञानिक भी उस चीज को बिल्कुल सही मानते हैं, तब तो वो नियम या सिद्धांत या आविष्कार कंप्लीट हो जाएगा। और अगर उसको वो सही नहीं मानते हैं तो वो कभी भी सही नहीं माना जाएगा। तो हमेशा इस पर यहाँ पर ध्यान रखेंगे वाला निष्कर्ष हमारा निकाला जाता है वाला। निष्कर्ष निकालने के बाद इसका और भी जो अन्य वैज्ञानिक होंगे वो इन्हीं चरणों से गुजरेंगे। पहले वो समस्या की बात करेंगे, फिर परिकल्पना करेंगे इसके बारे में, फिर प्रयोगीकरण करेंगे, परीक्षण निष्कर्ष निकालेंगे, लास्ट में वो नियम या सिद्धांत बन जाता है। तो अभी हमने जाना कि विज्ञान क्या है, ठीक है। तो विज्ञान जो होता है प्रयोगात्मक परीक्षणों पर आधारित विशेष ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और इसका तो संधि विच्छेद के अनुसार भी अगर हम देखें तो बी प्लस ज्ञान होता है। बी का मतलब यहाँ पर विशिष्ट होता है और ज्ञान का मतलब ज्ञान यानी किसी भी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है, वो विज्ञान कहलाता है। चलो हमारे सामने अब ये वाली बात तो आ गई कि हमने ये जान लिया कि यहाँ पर वैज्ञानिक चरण कौन से होते हैं, विज्ञान क्या होता है। और अब हाँ एक बात यहाँ पर आ जाती है वाली कि विज्ञान भी तो कई तरीके के होते हैं।
अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के विज्ञान कहलाते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान होता है तो उसके अंदर हम भौतिक वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, मतलब ऐसी वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले कि जिसमें उनका जो रासायनिक परिवर्तन ना होता हो उनके अंदर। एक रसायन विज्ञान होता है जिनके अंदर हम रासायनिक परिवर्तन वाली चीजों की बात करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, कई तरीके के विज्ञान होते हैं। इसके साथ साथ जीव विज्ञान होता है जो जिसके अंदर हम सिर्फ जीवित वस्तुओं की बातें करते हैं। जैसे मान लिया इसके अंदर जंतु विज्ञान है तो उसके अंदर हम जीव जंतुओं की बात करेंगे। एक वनस्पति विज्ञान होता है, उसके अंदर हम केवल पेड़ पौधों की बात करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, विज्ञान के कई स्वरूप होते हैं। अब बात यहाँ पर आती है, जो अगली बात है वाला कि हमारा जो टॉपिक है ये वाला, अब तक तो हमने ये था कि विज्ञान के बारे में जाना था, क्योंकि हमारी शुरुआत जो हमारा इकाई थी वाली है इसकी शुरुआत विज्ञान से थी वाली, और वहां पर वैज्ञानिक जो चरण होते हैं उसकी थी। अब इसी के अंदर जो अगला टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है कि दैनिक जीवन में फिर विज्ञान का क्या यूज है, हम कहां कहां पर विज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे वाला कि भाई कोई कहे कि जीवन में दैनिक जीवन के अंदर विज्ञान कहां पर यूज नहीं होता है, ये तो हर जगह यूज है, यानी कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इसका यूज होता है। अब जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि मान लिया दवाइयां, अब एक एक करके सब जगह लेंगे हम, यानी अपने जीवन में कहां कहां पर हम विज्ञान का यूज कर सकते हैं, कहां कहां पर इसका यूज होता है, हम एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे वाला। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं मान लिया दवाई। तो सब जानते वाला कि जो दवाइयां होती है, मेडिसिन होती है वाली, वो किसकी देन है, विज्ञान की देन है। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद हमें दवाइयां लिख करके देते हैं, तो दवाई किससे बन रही है वाली, साइंस से बन रही है, यानी कि उसके अंदर जो रसायन विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान के अंदर जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों से वो दवाइयां बन रही हैं। या अलग अलग क्षेत्र में आती है, माने होम्योपैथिक की दवाई है या फिर आयुर्वेद की दवाइयां होती हैं वाली, तो ये सब क्या है, विज्ञान की देन है, यानी कि विज्ञान ने ही इनको दिया है। अब मान यहाँ पर ये बात करने वाला कि मान लिया हमें गर्मी का मतलब गर्मी महसूस हो रही है, तो उसके लिए क्या था कि पंखों का प्रयोग करते हैं, हम कूलर का प्रयोग करते हैं, एसी का प्रयोग करते हैं, या जैसे अन्य किसी साधन का प्रयोग करें, जो मतलब बहुत सी कूलर या वैसी चीजें आती हैं जो मतलब छत वाला पंखा होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, वो सब किसकी देन है, विज्ञान की देन है। इसके साथ साथ हम पेट्रोल का प्रयोग करते हैं वाला, डीजल होता है और मिट्टी का तेल है। तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले जो तेल के कुएं होते हैं, उन तेल के कुओं से वो कच्चा तेल प्राप्त किया जाता है, और उन कच्चे तेलों का प्रयोग करके जो वहां पर कच्चा तेल आता है वाला, जो वैसा तेल होता है, फिर उसको क्या भेजा जाता है, उसमें रिफाइनरी में भेजा जाता है। जो तेल की रिफाइनरियां होती हैं वाली, उसको फिर वहां पर भेजा जाता है, और उसको भेजने के बाद वहां पर क्या होता है कि उसका एक प्रभाजी आचरण करते हैं। अब प्रभाजी आचरण क्या होता है, इसको भी हम थोड़ी देर में अभी जान लेंगे कि प्रभाजी आचरण क्या होता है। तो वहां पर उसका क्या काम करते हैं, प्रभाजी आचरण करते हैं, और प्रभाजी आचरण करने पर उसमें अलग अलग प्रभाज प्राप्त होते हैं। तो चलो सबसे पहले हम थोड़ा सा यही जान लेते हैं कि भाई प्रभाजी आचरण क्या होता है। मैंने ये तो बोल दिया कि भाई प्रभाजी आचरण होता है, तो प्रभाजी आचरण क्या होता है हम इसको भी जान लेते हैं थोड़ी सी मात्रा में।
तो बच्चों, इसमें प्रभाजी आसवन समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आसवन क्या होता है। क्योंकि अगर हमें प्रभाजी आसवन समझना है, मैंने ये तो बोल दिया अभी कि भाई प्रभाजी आसवन किया जाता है, कच्चा तेल आता है वहां से, उसके बाद उसका प्रभाजी आसवन करते हैं और उसके प्रभाजी आसवन करने से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, वैसलीन इत्यादि पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो अगर हम उसको थोड़ा सा जानना है कि भाई बच्चों के मन में बात होती है कि भाई प्रभाजी आसवन क्या है, फिर तो उससे पहले हम थोड़ा सा आसवन के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि यह क्या था, ये भी हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है, विज्ञान में हम इसका यूज करते हैं चीजों को किसके लिए, मतलब क्या करने के लिए, इसके अंदर शुद्ध करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं, हम थोड़ा सा इसके अंदर आसवन के बारे में जान लेते हैं। अब आसवन क्या है, तो आसवन के बारे में जानने के लिए हम क्या करेंगे, यदि देखो पहले परिभाषा करने से पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं हल्का सा। तो हमने अच्छे से देखा है कि यहाँ पर एक कांच का एक उपकरण लिया हुआ है। हम बाद में इसको देखेंगे, हकीकत में भी देख लेंगे इसको, ठीक है। जो उपकरण है वाले उपकरण में मैं आपको दिखा दूंगा। ये क्या लिया हुआ था हमारे यहाँ पर, ये एक आसवन फ्लास्क होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसको हम राउंड वाटर फ्लास्क भी बोलते हैं, यानी कि गोल पैनी का फ्लास्क। इसकी जो आकृति होती है वो गोल प्रकार की होती है, ठीक है। मैं इसको बाद में अभी